हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू सीएस सेंटर। हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जो आपका मैपिंग और उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन प्लस जीएस पेपर 3 का जो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है होगा। तो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आज का जो टॉपिक है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। टॉपिक का नाम है ग्लोबल ग्लोबल साउथ। ठीक है। इसमें आपको अगर पढ़ना है तो आप एक लाइन या एक सब्जेक्ट में बंद करके नहीं पढ़ा जा सकता। सबसे पहले आपको ये मैपिंग का क्लास होना चाहिए, याद रहना चाहिए। दूसरी बात, आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में भी पता होना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि आपको 1920 सेंचुरी का हिस्ट्री भी पता होना चाहिए, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी। और प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में पता होना चाहिए और इंडिया का ओपिनियन लेकर के पता होना चाहिए। मतलब 4-5 सब्जेक्ट को इंक्लूड करेंगे तब जा करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। एक लाइन बनाई गई है, आप थोड़ा सा नज़र डालेंगे। मैं इस टॉपिक को फिर से इरेज करता हूँ। एक लाइन मोटा मोटी बनाई गई है, अगर आप अपने सरसरी निगाह से देखेंगे तो एक अलग तरीके का पॉइंट ऑफ व्यू आपको देखने को मिलेगा। और इस लाइन को करते हैं ब्रांड ब्रांड लाइन के रूप में हम जानते हैं। स्पेलिंग हम फिर से बोल देते हैं, BRANDTD। ठीक है, फ्रंट लाइन के रूप में हम जानते थे। सबसे पहले अगर आपको बात किया जाए कि ग्लोबल साउथ क्या है, तो ग्लोबल साउथ के लिए आप कह सकते हो तो आर्थिक रूप से वो पिछड़ी हुई कंट्री जिनको हम ग्लोबल साउथ कहते हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि और सवाल पूछेंगे तो ब्रिटेन लाइन के बारे में पूछ देगा। तो ब्रिटेन लाइन एक ऐसी लाइन है जो पूरे विश्व को नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, ग्लोब में डिवाइड करता है। नॉर्थ साउथ ग्लोब का मतलब यह हेमिस्फेयर से नहीं है कि आप नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हैं साउदर्न हेमिस्फेयर में। जैसे मैंने ये क्या कहा कि अभी हम कुछ बात जब करते हैं तो हम विश्व को कुछ ऐसा होता है, ऐसा मैप होता है, ठीक है। हम उसको एक इमेजिनरी लाइन जिसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर, इक्वेटर इक्वेटर के नाम से जानते हैं, जिसको 0 डिग्री आइडेंटिफाई किया गया। ये पृथ्वी को 1/2 में डिवाइड कर देती है। और उसके अपर साइड जाएंगे तो इसको नॉर्थ की तरह इंडिकेट करते हैं, डाउन की तरफ आएंगे साउथ की करेंगे, राइट हैंड साइड जाएंगे तो ईस्ट बोलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो इसको वेस्ट से आइडेंटिफाई करते हैं। बट ये अलग कॉन्सेप्ट है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्लोबल साउथ के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये जो ब्रिटेन लाइन आइडेंटिफाई की गई है, एक तरह का इमेजिनरी लाइन है जो ये दर्शाती है पूरे विश्व को आर्थिक या फाइनेंशियल इकोनॉमिक कैपेसिटी के आधार पे ये पूरे विश्व को दो सेक्शन में बांटती है, ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं। ग्लोबल यहाँ पे अगर हम बात करें, दूसरा कलर ले लेते हैं, थोड़ा सा हो रहा है। अगर हम बात करते हैं ग्लोबल ग्लोबल नॉर्थ की बात करें तो वो कंट्री जो रिच है, रिच नॉर्थ के बारे में बात करेंगे। जो आप देख रही नॉर्थ अमेरिका का पूरा येलो कलर से जो यूरोप है, एशिया का सम पार्ट ऑफ द रसिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ये सभी हैं। फिर उसके बाद अगर हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, ग्लोबल ग्लोबल साउथ की अगर हम बात करते हैं तो इसमें पुअर साउथ कंट्री के रूप में हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसमें आपका ग्लोबल साउथ में अगर आपको देखें तो पूरा साउथ अमेरिका आ जाएगा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट आ जाएगा, 1/2 आपका जो है कि एशिया कॉन्टिनेंट आ जाएगा। एशिया कॉन्टिनेंट में इंडिया चाइना भी इंक्लूड करते हैं और पार्ट ऑफ द लैटिन अमेरिका के रूप में भी हम आइडेंटिफाई करते हैं। आप इस तरह से कह सकते हो 60% से लेकर के 65% तक ग्लोब जो कि गरीबी में आता है, जिसको हम ब्रिटेन लाइन के आइडेंटिफाई करते हैं। अब हम आगे चल करके बात करेंगे ग्लोबल साउथ। तो न्यूज़ में क्या है, न्यूज़ में क्यों रही है, इस बारे में हम बात कर रहे हैं अभी आपसे। देखिए, अभी भारत सरकार के जो मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, ये फार्मर IFS भी रहे हैं, जो कि जिनको क्या कहते हैं, भारतीय विदेश सेवा। ये विदेश सेवा में भी काम किए, जिसको जिस चीज़ की आप तैयारी करते हैं UPSC, ठीक है, UPSC की तैयारी करते हैं, इन्होंने क्लियर किया था। फिर उसके बाद रिटायर हो गए। फिर इसके बाद ये एज ए एक्सटर्नल मिनिस्टर के रूप में भी पदभार संभाल करके इस समय NDA गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा डिप्लोमेट हैं और इनके बहुत से ऐसे कोड भी यूज किए जाते हैं ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में। अभी इनका देखिए, अब एक गए हैं क्योटो, क्योटो जो कि टोक्यो, टोक्यो गए हुए हैं, जापान, जापान में गए हैं। वहाँ पे उन्होंने कुछ बातें कही है, हेडलाइन से हमें पता चलता है, ग्लोबल साउथ बिलीव इन इंडिया, चाइना डजंट टेक द पार्ट इन द मीट। ये कह रहे हैं कि ग्लोबल साउथ जो है, ग्लोबल साउथ जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, ये जो है कि भारत की तरफ ज़्यादा अटैचमेंट है, चाइना जो कि इसमें कोई इंटरेस्ट, चाइना की तरफ कुछ इस तरह का है नहीं। बट सच्चाई क्या होगी क्या नहीं होगी, बट वी डोंट नो। बट हम ऑलवेज अपने इंडिया को अप्रिसिएट करते हैं और उसका
जो रोल होता है विश्व में हम निभाते हैं। न्यूज़ में रही है, इस वजह से ये इम्पोर्टेंट था, हमने डिस्कस कर रहे थे। लगभग 125 कंट्री के ऊपर जो है कि इसमें ग्लोबल साउथ में आते हैं। ग्लोबल साउथ की अगर हम बात करते हैं तो आप आसानी से कह सकते हो आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई वो कंट्री जिनको हम एज ए ग्लोबल साउथ के रूप में बात करते हैं। अब यहीं पे एक चीज़ मैं और आपके साथ शेयर करना चाहता हूं दोस्तों। ग्लोबल साउथ की बात करते हैं। ग्लोबल ग्लोबल साउथ हम क्या कहते हैं कि जो इकोनॉमिक इकोनॉमिक रूप से जो है कि वीक हो। ठीक है, अब इनको ग्लोबल साउथ को पुअर पुअर साउथ के रूप में भी इंक्लूड करते हैं। अगर आप इनको कॉलोनी बोलते हैं, कॉलोनियल कंट्री, तब भी गलत नहीं है। कॉलोनियल कंट्री का मतलब जब 1920 के पहले, या फिर बोल सकते हो 18 सेंचुरी से लेकर, या फिर 16 सेंचुरी से लेकर के 1920 सेंचुरी तक जो यूरोपियन यूरोपियन हिंदी भी लिख रहे हैं, यूरोपियन जो कंट्री थे, इन लोगों ने जो रूल किया। इस एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं आप लोगों से, इंडिया पे ब्रिटिश ने रूल किया था, पोर्तुगीज, डेंच, फ्रेंच सब लोग रूल किए थे, लेकिन सबसे पावरफुल निकला था उसमें ब्रिटेन निकला था। तो वैसे ही यूरोप का जो कॉन्टिनेंट पड़ता है, सॉरी, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उस पर भी जो कि यूरोपियन पावर ने अपना रूल इस्टेब्लिश किया। लैटिन अमेरिका और साउथ अमेरिका जो था उस पर, हालांकि नॉर्थ अमेरिका आज का जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है वहाँ पे भी रोल किए हैं, लेकिन वो 17 सेंचुरी में ही जो है कि इस तरह से कह सकते हो अमेरिकन रेवोल्यूशन के थ्रू वहाँ से ब्रिटिश कॉलोनी को उखाड़ फेंके और एक नया जो है कि देश बनाया जिसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के रूप में देखते हैं। यहाँ पे हमने बात किया क्या करते हैं, लेकिन हम इसका बात अभी इस तरह से करेंगे, इसका सोर्स ऑफ द ओरिजिन। क्या भारत अभी जो है कि ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो जी नहीं। हालांकि अगर नाम आप चेंज कर दें तो ये नाम चेंज करने से रियलिटी नहीं चेंज हो जाती है। रियलिटी वही होगी। जब हम बात करते हैं 1947 में, विश्व विश्व के बहुत से ऐसे कंट्री थे जो डीकोलोनाइज हुए, उपनिवेशवाद से अपने आप को आज़ाद किए, गुलामी से, और एक नया देश उभर करके आए। 1947 की मैं बात तो ऐसे कर सकते हो आप, 1940 डिकेड से ही 1940 से ही शुरू होता है और ये सिलसिला 1960-65 तक चलता है। हालांकि जो गोवा है आपका 1962 में जो है कि आज़ाद होता है, ये हमें पता है। और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में तो 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंस होता है, एक दिन पहले पाकिस्तान हो जाता है। और इसी दरमियान 1945 में ही क्या होता है, कोल्ड वार चल जाता है। कोल्ड वार का वही मतलब समझा रहे हैं। जब ब्रिटिश डिकोलोनाइज करने लगती है तो ब्रिटिश की जो पावर थी वो घट जाती है। दो बड़े पावरफुल जो है कि विश्व के लीडर निकल करके आते हैं, एक यूएसए और दूसरा था यूएसएसआर, सोवियत रसिया। और इन दोनों के बीच में दोस्तों, ठीक है, इन दोनों के बीच में लगभग 1945 से लेकर के आपका 1990 तक, ठीक है, एक वार होता है। उस वार का नाम है कोल्ड वार के नाम से जानते हैं। कोल्ड वार का मतलब ये हो गया आइडियोलॉजिकल वार होता था। वो आइडियोलॉजिकल वार का मतलब यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट से है कि दो विचारधाराओं के बीच में लड़ाइयाँ। एक आपका था कैपिटलिज्म कैपिटलिज्म था, और दूसरा था जो आपका सोशलिज्म सोशलिज्म को यूएसएसआर रिप्रेजेंट करता था, और कैपिटलिज्म को जो है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रिप्रेजेंट कर रहा था। इसी दरमियान यह भी हम देखने को मिलता है कि जो कैपिटलिज्म था बहुत पावरफुल होता है, और ये कोल्ड वार 1990 में जो कि ख़त्म होता है। जो यूएसएसआर जो सोशलिज्म को मतलब रिप्रेजेंट कर रहा था, ये 15 भाग में बढ़ जाता है। उनमें से एक आज का रसिया निकल करके आता है, ठीक है, और 5 आपका सेंट्रल एशियन कंट्री निकल करके आते हैं, और रेस्ट ऑफ द ईस्टर्न यूरोप के निकल करके आते हैं। विश्व की सबसे पावरफुल शक्ति में से सबसे शक्ति बन करके निकली 1990 में कैपिटलिज्म, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जब 1945 से लेकर के 1990 तक कोल्ड वार चला था, तो उसी दरमियान बहुत से ऐसे कंट्री नए नए इंडिपेंडेंस हुए थे, और उनमें से इंडिया भी एक था। और इन कंट्री को ये लग रहा था कि अगर हम किसी भी एक ग्रुप में, सोशलिज्म या कैपिटलिज्म में जाते हैं, तो फिर हम गुलाम बन जाएंगे। तो इस वजह से इस दरमियान जो न्यू डीकोलोनाइज कंट्री थे, न्यू नेशन जो थे,
न्यू नेशन जो कंट्री बने हुए थे, एग्जाम्पल के लिए इंडिया का भी नाम ले सकते हो, इंडोनेशिया को ले सकते हो। तो इन्होंने कहा भैया हम ना तो कैपिटलिज्म की तरफ हैं और ना ही सोशलिज्म की तरफ हैं, और हम एक थर्ड वर्ड के रूप में अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं। किस वर्ड में? थर्ड वर्ड के रूप में इस्टेब्लिश, थर्ड वर्ड के रूप में। तीसरा विश्व, विश्व। एक तो था आपका कैपिटलिज्म जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका था, दूसरा सोशलिज्म था जिसको यूएसएसआर रिप्रेजेंट कर रहा था, और तीसरा जो न्यू कॉलोनी से इंडिपेंडेंस हुए थे, इनको थर्ड वर्ल्ड के रूप में हुआ। और इनको थर्ड वर्ल्ड के रूप में आए हैं तो इनको प्रूव भी करना था कि आप कैसे आप थर्ड वर्ल्ड के रूप में आप देख रहे हैं। तो इन्होंने नैम का एक इस्टेब्लिशमेंट किया, गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसको फुल फॉर्म है नैम का, नॉन अलाइनमेंट अलाइनमेंट मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं, देखते हैं नैम। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करते हैं तो विश्व 3 ग्रुप में चल रहा था, लेकिन 1990 के बाद जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो थर्ड वर्ड जो था कहीं ना कहीं इधर उधर लटक करके जो दो वर्ड थे इनके बीच में कहीं ना कहीं इंक्लूड हुए। बट उसके बावजूद भी जब नैम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था, इसका इम्पोर्टेंस ऑफ 2014 तक बहुत अच्छा देखने को मिलता है, 2014 तक। लेकिन जब इंडिया में, यहाँ पे इंडिया में लिख रहा हूँ, इंडिया में एनडीए गवर्नमेंट आती है तो ऐसा लगने लगता है कि एनडीए अब गुट निरपेक्ष नॉन अलाइनमेंट या नैम के कॉन्सेप्ट को छोड़ करके ये किसी न किसी ग्रुप में जो कि शामिल होने की कोशिश कर रही है। ठीक है, हालांकि जो बेसिक हिस्ट्री फाउंडेशन होता है उसको आप इनकार नहीं कर सकते और उसको पकड़ करके ही चलना पड़ता है। कुछ इंटेलेक्चुअल लोगों का ये मानना है कि जो आज ग्लोबल ग्लोबल साउथ की बात करते हैं ये कहीं ना कहीं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का ही नवनीकरण या फिर रीनेमिंग का नाम करते हैं, उसका ही नाम चेंज करके बता देते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड वहां से आप लीजिए और इसका जो कि कॉन्सेप्ट जो है आप यहाँ से क्लियर करिए। ग्लोबल साउथ को लेकर के पहली बार ये किसने वर्ड यूज किया था और कहाँ पे पहली बार जो कि आया था। ठीक है, मैं यहाँ पे अब थोड़ा सा लिख रहा हूँ, पतले कलम से लिखूंगा। सबसे पहले ये देख लिए, ये जो टर्म्स है ये रेफर क्या करता है, ये ग्रुप ऑफ कंट्री जो प्राइमरी लोकेटेड है अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका में। लैटिन अमेरिका का मतलब आपका सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका मिला करके हम उसको दैट इज कॉल्ड द लैटिन अमेरिका। हम कभी बात करेंगे लैटिन अमेरिका के बारे में, राइट। और ये जो कंट्री है, ठीक है, ये जनरली इकोनॉमिकली जो कि बैकवर्ड है, डेवलपिंग है या लेस डेवलप है या फिर अंडर डेवलप के डिफाइन में। और इस टर्म को 1969 में ही जो कि एक पॉलिटिकल एक्टिविटी ओग्लेसबे कार्ल कार्ल ओग्लेसबे जो है कि खोज करते हैं किसका, ग्लोबल साउथ का पहली बार। और इसने अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है कि इस तरह से बोल सकते हो कि इम्पोर्टेंस लिया ग्लोबल साउथ वर्ड जब 1991 में डिसइंटीग्रेशन ऑफ द क्या बोलते हैं रसिया का होता, यूएसएसआर का होता है। और सेकेंड वर्ल्ड वार देखिए आपको पता है 1946 तक खत्म हो जाता है। प्रीवियसली जो डेवलप्ड कंट्री थे एक कॉमनली रेफर द थर्ड वर्ल्ड, जैसे मैंने कहा ना, थर्ड वर्ल्ड जो आपका न तो कैपिटलिज्म न तो सोशलिज्म में एक नैम अलाइनमेंट मूवमेंट से जो कि निकल करके जाते हैं और आज जो कि ग्लोबल साउथ के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं। इनका कमोनलिटी मतलब समानता क्या है इन ग्लोबल साउथ के रूप में, जियो पोलिटिकल एंड इकोनॉमी। जियो पोलिटिकल डिफिनेशन, ठीक है, जियो पोलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर इकोनॉमिक सिमिलरिटी की वजह से ये जो कि काफ़ी है। और ये इनका हिस्ट्री ये रही है, ये इम्पेरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म की तरह ये जो कि गुलाम रहे किसका, जो कि डेवलप्ड कंट्री के। उसके बाद सिग्निफिकेंस टुडे क्या है ये। और देखिए बात इनके पास जो कि अब वेल्थ एंड द पॉलिटिकल वायबिलिटी इन द रिसेंट डिकल्ड में अभी देखने को ये मिला है कि जो न्यू कॉलोनी बने थे 1940 मतलब मिड 20 सेंचुरी में, उस समय से लेकर के अभी पिछले 70 साल में ये लोग अपने आप को आर्थिक और राजनीतिक पॉलिटिकल इकोनॉमिकली जो कि अपने आप को स्टेबल अप कर लिए हैं। और ये इंडो पैसिफिक जो रीजन है, इंडो पैसिफिक रीजन का मतलब इंडियन ओशन और पैसिफिक रीजन में और सम पार्ट ऑफ द अटलांटिक ओशन में भी ये अपने इम्पैक्ट दिखा रहा है। मोस्टली हम टॉकिंग अबाउट द
जो है कि इंडियन ओशन एंड जो है कि पैसिफिक ओशन को लेकर के बात कर रहे हैं। दूसरी यह भी चीज़ बात कर रही है, ग्लोबल साउथ में सबसे बड़ा देखिए जो रोल प्ले कर रहे हैं उसमें इंडिया प्लस चाइना जो कि रोल प्ले कर रहा है। और इसके बाद कंबाइंड जीडीपी अगर हम इंडिया और अदर किसी कंट्री का स्पेशली ब्रिक्स की बात करते हैं, ब्रिक्स जो कंट्री हैं उसमें अगर हम चाइना को रसिया को निकाल दे ब्रिक्स में से, तो जितने भी कंट्री और बच जाते हैं 4-5, या अभी हाल ही में जो 5-6 और शामिल हुए हैं उनको मिला दिया तो वो भी ग्लोबल साउथ का ही पार्ट बनते हैं रसिया को छोड़ करके। इसके साथ ग्लोबल साउथ में अगर चाइना, सऊदी अरेबिया, ब्राज़ील ये भी अपने आप को बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इस ग्लोबल साउथ में। तो ये हमने ग्लोबल साउथ बात किया था क्यों, क्योंकि जो कि टोक्यो में हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर जयशंकर विजिट किए थे, उन्होंने कहा था अभी कि जो है कि इंडिया की तरफ ग्लोबल साउथ जो कि बड़े आशा से देख रहा है। तो हम यहाँ पे देखिए ब्रिटेन लाइन के बारे में पहली बात किया, ठीक है, ब्रिटेन लाइन के बारे में हमने बात किया। एक सेकेंड किसने बढ़ाते हैं। फिर दूसरा हमने ग्लोबल ग्लोबल साउथ के बारे में हमने बात किया। तीसरा हमने नैम के बारे में बात किया। और चौथा हमने कोल्ड कोल्ड वार के बारे में हमने बात किया। पांचवा हमने लैटिन अमेरिका के बारे में भी बात किया। और छठा हमने यूएसएसआर की हिस्ट्री बताई। और फिर कई हमने सवाल यहाँ पे लेकर के आपके साथ डिस्कस किया। इससे मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इसको कन्विंस करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।